वेलकम टू टीचर्स पॉइंट। मैं महिमा आज आपके सामने अव्ययी भाव समास लेकर आ रही हूँ। ओके, और जो अव्ययी भाव समास है उसके जिस तरह से आपने दूसरे समास के नियम सीखे हैं वैसे इस अव्ययी भाव समास में भी नियम होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले नियम लिखवाना शुरू कर रही हूँ कि अव्ययी भाव समास के क्या नियम हैं। तो हमारे जो अव्ययी भाव समास के नियम हैं, हमारा सबसे पहला नियम जो है ये क्या होता है, इसका सबसे पहला नियम मैं लिखना चाह रही हूँ, आपके सामने लिख रही हूँ कि जो पद अनुव्यय होते हैं अर्थात अव्यय नहीं होते हैं, वो पद या शब्द समास बनने के बाद पद या शब्द समास बनने के बाद अव्यय बन जाते हैं। ये इसका पहला नियम है, यानी जो अन्वय यानी जो अव्यय नहीं होते हैं, अर्थात जो अव्यय नहीं होते हैं वो पद या शब्द समास बनने के बाद अव्यय बन जाते हैं। ये इसका पहला नियम है। अब दूसरा नियम हमारे पास आता है बच्चों कि जब समास अव्यय बन जाता है, जब समास अव्यय बन जाता है तो अगर हम उसे किसी भी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो समास बने हुए शब्द में प्रयोग करते हैं तो समास बने हुए शब्द में लिंग वचन शब्द में लिंग वचन या काल किसी भी काल में परिवर्तन नहीं होता है, या किसी भी काल में परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि बच्चों ये क्यों नहीं परिवर्तन होता है, इसका कारण ये है कि कोई भी जो हमारा अव्यय का मतलब ये है कि अव्यय शब्द जो होते हैं वो उस पर लिंग वचन और क्रिया किसी भी काल का असर नहीं होता है। इसलिए जब हमारा शब्द समास अव्ययी भाव समास बन जाता है तो वो भी उसका भी किसी लिंग का, किसी वचन का या किसी काम पर किसी काल पर उसका परिवर्तन नहीं होता, किसी भी काल, काल मतलब वर्तमान काल
भविष्य काल, भूतकाल, काल में उस काल में परिवर्तन नहीं होते हैं, यानी जो जैसे शब्द हैं वैसे ही बने रहते हैं, राइट। तीसरा हमारे पास नियम आता है कि पहला पद जो इसका पूर्व पद होता है, पूर्व पूर्व पद हमेशा अव्यय रहता है तथा उत्तर पद जो होता है वो अन्वय रहता है। परंतु दोनों जब एक शब्द बन जाते हैं, दोनों जब एक शब्द बन जाते हैं, अर्थात एक शब्द बन जाते हैं, अर्थात समास बन जाता है, अर्थात समास बन जाता है, तो वह अव्यय ही कहलाता है। तभी तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं बच्चों, तभी तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तीसरा हमारे पास नियम, चौथा हम एक नियम हमारे पास है कि इसका जो विग्रह करते हैं, विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय क्या होता है, इसमें पूर्व पद में जो अव्यय होता है, अव्यय होता है, वह पूर्व पद में प्रयोग किया जाता है। वह पूर्व पद में प्रयोग किया जाता है। और इसका पूर्व पद जो होता है वह प्रधान होता है ना, पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद जो होता है वह प्रधान होता है। और अब सबसे मेन, आगे बात समझ में बच्चों, इसके बाद पांचवा जो नियम है सबसे ज्यादा मेन है कि जब हम समास बनाते हैं, जब हम समास बनाते हैं तो शब्द के अंत में नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग किया जाता है। नपुंसक लिंग एक वचन, नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग सदैव किया जाता है, हमेशा सदैव किया जाता है। ये हमारा सबसे सबसे मुख्य है कि जब हम समास बनाते हैं तो नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग करें, राइट।
आगे बात समझ में। अभी आपको बात केवल मैंने आपको ये 5 नियम सिखाए हैं। कौन कौन से नियम सिखाए? सबसे पहले जो पद अनुव्यय होता है, अनुव्यय का मतलब क्या है? जो अव्यय अनुव्यय जो अव्यय नहीं होते हैं वो पद या शब्द समास बनने के बाद अव्यय बन जाते हैं, राइट। दूसरा है, जब समास अव्यय बन जाता है तो अगर उसे किसी भी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो समास बने हुए में लिंग वचन और किसी भी काल में परिवर्तन प्रयोग करते हैं तो समास बने हुए शब्द में, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं समास बने हुए शब्द में, समास बने हुए शब्द में लिंग वचन और किसी भी काल में परिवर्तन नहीं होता है ना। नेक्स्ट आपके पास एक नियम और है, पूर्व पद हमेशा अव्यय रहता है तथा उत्तर पद अनुव्यय होता है, परंतु दोनों दोनों जब एक शब्द बन जाते हैं अर्थात समास बन जाते हैं तो वे अव्यय कहलाते हैं, क्योंकि नाम ही जिसका अव्ययी भाव है। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों क्या आ रहा है, समास विग्रह करते समय जो अव्यय होता है वो पूर्व पद में प्रयोग किया जाता है और पूर्व पद प्रदान होता है। नेक्स्ट जब हम समास बनाते हैं, ये सबसे मेन है, जब हम समास बनाते हैं तो शब्द के अंत में नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग सदैव किया जाता है। अब बच्चों अभी आप कोई उदाहरण नहीं आया आपके सामने, अभी आप बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। जब मैं आपको उदाहरण देती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी तो आपको बात समझ आती चली जाएगी। आप इस पे टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए कि ये क्या, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तो हम आगे चलते हैं। अब हमने आपको क्या कहा कि जब हम समास बनाते हैं तो शब्द के अंत में नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग सदैव किया जाता है, यानी हर शब्द जो है नपुंसकलिंग एक वचन बनेगा। अब आप ये बताइए कि नपुंसकलिंग एक वचन कैसे बनेगा? तो अब मैं एक नियम लिखवाती हूँ, नियम या विशेष, हम इसे बोलते हैं विशेष। विशेष क्या है? नपुंसक लिंग बनाने के, अब विशेष में मैं आपको क्या दे रही हूँ बच्चों, विशेष जो है नपुंसक लिंग, अब इन्होंने हमने कहा ना नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग सदैव किया जाता है, तो नपुंसक लिंग बनाने के नियम नियम कौन सा नियम है? पहला नियम है, अगर हमारा अंत में, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में अकारांत या आकारांत होता है, जब शब्द के अंत में अकारांत या आकारांत होता है तो अम लग जाता है, तो हम उसमें अम जोड़ देते हैं, अम जोड़ देते हैं। जैसे अब बच्चे आपको ये पता है अकारांत और आकारांत का मतलब क्या होता है? अकारांत का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अकारांत का मतलब है जैसे हम बोलते हैं राम, ये क्या है? अकारांत शब्द है। क्यों अकारांत शब्द है? क्योंकि अंत में यहाँ पर आया है, तो ये अकारांत शब्द बना। तो राम का अगर हम इसमें राम जोड़ेंगे, हमें इसमें अम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अकार, क्या जोड़ना है हमें? अम जोड़ देते हैं, तो रामम, राम में जब हम राम है तो राम में जब हम अम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? रामम। ठीक है।
अब जैसे ये अकारांत शब्द, अब जैसे हम बोले दूसरा हम बोलते हैं गंगा, गंगा, है ना। अब गंगा शब्द क्या है? आकारांत शब्द है। हमने कैसे पहचाना है बच्चों? ये आकारांत शब्द है, इसके अंत में आ है। जिसके अंत में आ होता है वो आकारांत शब्द होता है। जब हम इसमें, हमने क्या कहा है आपको? शब्द के अंत में अकारांत या आकारांत होता है तो हम उसे उसमें, तो हम उसे नहीं, हम उसमें, उसमें अम जोड़ देते हैं। राम में जब हमने अम जोड़ा तो रामम बना। गंगा में जब हम जो अम जोड़ेंगे, जोड़ेंगे या अम लगाएंगे तो हमारा बनेगा गंगम, आ हट जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या है? इस तरह से हमने एक नपुंसकलिंग बनाने के लिए, यानी अब हमारा ये रामम क्या बना? नपुंसकलिंग। रामम क्या बना? नपुंसकलिंग। इसी तरह से गंगम भी क्या बना? नपुंसकलिंग। नेक्स्ट, दूसरा इसकी बात है कि अगर शब्द के अंत में, दूसरा है शब्द के अंत में इ या बड़ी ई आती है तो तो जैसे इसमें आम जोड़ दे तो छोटी ई जोड़ देते हैं, तो छोटी ई का प्रयोग किया जाता है, तो छोटी ई का प्रयोग किया जाता है। नहीं, इसके लिए तो किसके लिए हम, ये क्या बन रहा है बच्चों? हमारा नपुंसकलिंग बनाने के नियम। अब छोटी ई का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम बोले हरि, अब इसमें इसका अंत में क्या है? छोटी ई है, तो छोटी ई है तो, और विसर्ग भी है, तो जब हम इसको नपुंसकलिंग बनाएंगे तो बनेगा हरि। ये नपुंसकलिंग बन गया। ठीक है। अब जैसे हम बोलते हैं, और दूसरा हम जैसे नंबर ले लेते हैं नदी, नदी बड़ी ई है, ये बड़ी ई है, तो लेकिन जब हम इसे नपुंसकलिंग बनाएंगे तो बन जाएगा नदी। आपने बच्चों कई बार ही देखा होगा, ये भी नपुंसकलिंग बन गया। ये भी हमारा क्या बना? नपुंसकलिंग। आपने बच्चों कई बार ही देखा होगा, नदी हमारा इस तरह से बड़ी ई की मात्रा लगी होती है और कहीं पर नदी में छोटी ई की मात्रा लगी होती है। बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बच्चों जब आप ये देखिए, ये नदी जो है आपका शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, और जब हम इसे नपुंसकलिंग बनाते हैं तो नदी बनाते हैं। बच्चों को बहुत कम पता होता है कि नदी जो है ये नपुंसकलिंग है और ये स्त्रीलिंग है, राइट। हमने स्त्रीलिंग से नपुंसकलिंग बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि हमें नियम मिल रहा है कि अव्ययी भाव समास में हमेशा जब हम समास बनाते हैं तो अंत में नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग सदैव किया जाता है। तो हमने ये नपुंसकलिंग बनाने के नियम जब तक हमको पता नहीं होंगे तो हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। नंबर 3 नियम हमारे पास आता है, शब्द के अंत में, अंत में उकारांत रांत या उकारांत आए तो नपुंसकलिंग बनाते समय
नाते समय पू का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे आपका क्या होगा, हम बोलते हैं गुरुहु, ये गुरुहु है, पुल्लिंग है, लेकिन हमें इसे नपुंसकलिंग बनाना है तो बन जाएगा गुरु, उकारांत करना है, ऊ लगा दिया गुरु, ये बन गया हमारा नपुंसकलिंग। ठीक है। अब जैसे हमारा दूसरा स्त्रीलिंग में हम चले, और दूसरा हम चले जाते हैं वधु। तो वधु में जब हम इसे नपुंसकलिंग बनाएंगे तो ये बन जाएगा वधु, ये बना नपुंसकलिंग। तो ये आपने क्या सीख लिए, नपुंसकलिंग बनाने के नियम। ओके, जो भी हम शब्द अंत में आएगा वो हमारा नपुंसकलिंग बनेगा। जैसे एक मैं आपको बताऊं, एक होता है दिशा, मैं यहां डाल देती हूँ, एक होता है दिश, है ना। वैसे ये स्त्रीलिंग है और ये इसको बोलते हैं दिशा। अब हमें इसे नपुंसकलिंग बनाना है तो नपुंसकलिंग में, क्योंकि ये ज्यादातर आ जाता है बच्चों, इसलिए मैं स्पेशल आपको सिखा रही हूँ। ये हलंत शब्द है, दिश, ये हलंत शब्द है, दिशा और स्त्रीलिंग है। तो जब हम इसे नपुंसकलिंग बनाएंगे तो ये बनेगा दिक, और दिग भी बनता है, दिक और दिक। तो ये नपुंसकलिंग एक वचन बन गया, नपुंसकलिंग। ये बच्चों स्पेशल मैं अलग से इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि ज्यादातर हमारे पास जो होता है, ये ज्यादातर हमारे पास ये शब्द आ जाता है, तो इसलिए मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ, इसको स्पेशल अलग से दिखाया है, दिक और दिश। थोड़ा सा मैं यहाँ स्पेस दे दे रही हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा दिक और दिश, सॉरी दिग, है ना। और इसको हम करते हैं, दोनों होते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और इसका जो ये है नपुंसकलिंग, एक वचन, और ये सब बच्चों एक वचन है। ये जो मैं आपको सिखाए हैं ना, ये नपुंसकलिंग एक वचन है ना, ये भी नपुंसकलिंग एक वचन, यहाँ लिख दूं मैं आपको, नपुंसकलिंग एक वचन। ये भी आपको जो बना नपुंसकलिंग एक वचन, ये भी आपका नपुंसकलिंग एक वचन बना। सारे जो हमने बनाए हैं नपुंसकलिंग एक वचन बनाए, क्यों बनाए हैं और क्यों मैं अलग से आपको सिखा रही हूँ बच्चों, इसलिए कि हमारे समास बनाएंगे तो आप एक वचन में ही बनाएंगे, और हमें ये सीखना बहुत जरूरी है बच्चों। जब मैं आपको उदाहरण दूंगी तब आप अच्छी तरह से और समझ पाएंगे। ये भी नपुंसकलिंग एक वचन बना, ये भी एक वचन बना है, और नेक्स्ट आगे करें, सारे नपुंसकलिंग एक वचन बने। ओके, अब आपने पूरे नियम देख लिए और नियम समझ लिए। अब हमारे पास कितने अव्यय आते हैं, अब हमें उन्हें देखना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक पहला अव्यय, अब हमने देखिए, हमने आपको क्या कहा, यहाँ आपको बताया था कि जो पद अन्वय होते हैं अर्थात अव्यय नहीं होते हैं, वो पद या शब्द समास बनाते समय अव्यय बन जाते हैं। अब अव्यय तो बहुत सारे हैं बच्चों कोर्स में, अभी कितने अव्यय को आप संभालेंगे, तो हमारे अव्यय भाव समास में 6 कोर्स में है। कौन कौन से 6 कोर्स में है वो मैं सबसे पहले आपके सामने लिख दे रही हूँ। केवल 6 अव्यय हमारे कोर्स में है। पहला अव्यय है हमारे पास, कौन सा अव्यय है, अनु, पहला है अनु। और इस अनु का मतलब होता है, इस अनु का मतलब होता है पश्चात, पश्चात और पश्चात तथा दूसरा क्या होता है, योग्यम। एक हमारे पास ये होता है,
दूसरा हमारे पास अव्यय, पहले मैं 6 अव्यय लिखवा दे रही हूँ, फिर इसके बाद हम इनको डिटेल में देंगे। दूसरा हमारे पास अव्यय होता है, दूसरा अव्यय कौन सा होता है? उप। उप, और इसका मतलब क्या होता है? समीपम। समीपम। अभी भी आपको बच्चों समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको बात समझ आती जाएगी। तीसरा हमारे पास आता है अव्यय, हमारे पास जो आता है बच्चों, वो कौन सा अव्यय होता है? सह। सह, और सह का मतलब होता है स, है, और सह का मतलब है सहित। राइट। अब इसके बाद फोर्थ नंबर अव्यय जो हमारे पास आता है निर। निर का मतलब होता है अभावः। अभावः क्या होता है? अभावः। निर का मतलब होता है अभावः। इसके बाद फिफ्थ नंबर का हमारे पास जो अव्यय आता है वो होता है प्रति। प्रति का मतलब होता है विप्सा। क्या होता है? विप्सा। विप्सा का मतलब होता है बात को दोहराना, 2 बार कहना, विप्सा। है ना, विप्सा। और इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, कौन सा आता है? यथा। यथा, और यथा का यथा, और जिसको होता है अनतिक्रम। अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य यानी यथा अनतिक्रम। ये आपके 6 अव्यय, ये आपके 6 अव्यय कोर्स में हैं। अब आपके में पहला अव्यय, अब कोर्स में जो हमारे 6 हैं उसका पहला, अब पहला अव्यय उठा रही हूँ। पहला हमारे पास देखिए क्या है, अब आप सीखोगे बच्चों। पहला हमारे पास है अनु, ये अनु, और इसका है, ये किस अर्थ में आता है बच्चों? ये अर्थ में आता है पश्चात। पश्चात और योग्यम। पश्चात और योग्यम। अब देखो, जैसे हम बोलते हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, जैसे पश्चात और योग्यम में आता है, हम आपको बोलते हैं, और इसमें पश्चात और योग्यम। अब एक बात आप और लिख लो, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें जो होता है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, और एक वचन, द्विवचन, षष्ठी विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कोई भी किसी भी तरीके से बन सकता है, वाक्य के अनुसार। एक वचन, द्विवचन या बहुवचन वाक्य के अनुसार बन सकते हैं, बनते हैं। बहुवचन वाक्य के अनुसार अभी तक बच्चों आपने नियम ही नियम सीखे है ना। अब मैं आपको एक इसका उदाहरण देते हुए समझा रही हूँ। आपने ये सीख लिया अनु, पश्चात और योग्यम आता है, और जब ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है विग्रह के समय में, विग्रह करते समय, विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है ना। तो अब हमारा, जैसे उदाहरण देती हूँ, अब आप बच्चों सीखोगे और चलते चलते आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। ओके, तो जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया विग्रह करते समय, अब मैं आपको दे रही हूँ रथानाम
रथानां पश्चात्, रथानां पश्चात् इति। अब आप ये बताओ बच्चों, ये समास विग्रह है या समास है? ये क्या है बच्चों? समास विग्रह। समास विग्रह। अब ये समास विग्रह कैसे? मैंने आपको बताया ना बच्चों, विग्रह करते समय, विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और आपने देखा ये रथानां पश्चात इति, रथों के पीछे, है ना? जब सेंटेंस रथों के पीछे, रथ के पीछे नहीं, रथों के पीछे, तो कोई भी चलेगा तो रथों के पीछे चलेगा, है ना? रथ के पीछे नहीं कहा जाता, रथों के पीछे कहा जाता है। और वाक्य के अनुसार देखते हैं, वहां जब हम कोई भी समास का प्रयोग करते हैं तो जो वाक्य होता है वो वाक्य क्या कहता है कि इसमें एक वचन का प्रयोग होगा, द्विवचन का प्रयोग होगा या बहुवचन का प्रयोग होगा, वो वाक्य के अनुसार होता है। अब हमने यहाँ पर रथानाम पश्चात इति किया, आपने सीखा कि पश्चात या योगम आता है। अब जहां पे पश्चात आएगा वहां पे समास बनाते समय, समास। अब आप क्या सीख रहे हो? समास विग्रह सीख रहे हो और यहाँ सीख रहे हो समास बनाना। रथानां पश्चात इति, आपने सीखा जहां पे पश्चात आता है वहां पे अनु का, अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अब जब हम इसे एक शब्द बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमको पता है कि ये पश्चात आया है और पश्चात आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अनु का। ये हमारा नियम कह रहा है। तो हमने क्या किया? हमने लगा लिया यहाँ पे अनु। और रथानाम, अनु रथानाम। अब ये षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ कौन सी विभक्ति लगी हुई है? षष्ठी विभक्ति। अब इसका, अब आपको इसका मूल शब्द लेकर के इसमें नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग। अब ये पश्चात की जगह तो हमने क्या लगा लिया? अनु लगा लिया, क्योंकि आपको यहाँ लिखा हुआ कि पश्चात, अनु पश्चात, पश्चात की जगह अनु का प्रयोग करेंगे, राइट? अब हमने यहाँ अनु लगा लिया। अब दूसरी बात हमारे पास रथ, मैंने आपको कहा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जब हम विग्रह समास बनाएंगे तो जो ये षष्ठी विभक्ति है ये हम किस में परिवर्तित करेंगे? नपुंसकलिंग एक वचन में। और आपको नपुंसकलिंग एक वचन बनाने के नियम सिखाए हैं मैंने। और पहले नपुंसकलिंग एक वचन के प्रयोग करने के लिए हमें पहले शब्द का मूल शब्द लेना पड़ेगा। रथानाम का मूल शब्द क्या है? रथ, है ना? रथानाम का मूल शब्द क्या है? ये रथ है। और रथ जो है अकारांत है, रथ जो है अकारांत है। आपको समझ आ रहा है बच्चों? ये रथ जो है अकारांत है। और जब अकारांत शब्द आता है, आपने यहाँ सीखा, जब यहाँ पे अकारांत शब्द आता है तो अम का प्रयोग करते हैं। तो नपुंसकलिंग बनाते समय हम क्या करेंगे? नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग सदैव करना है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों? यहाँ पे हमें नपुंसकलिंग एक वचन बनाना है। और नपुंसकलिंग एक वचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। तो रथ में जब हम जोड़ेंगे रथ, नपुंसकलिंग एक वचन। अब जरा इन दोनों को जोड़ दो। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमने अलग अलग लिखा है, सॉरी, ये यहाँ पर हमने अलग अलग लिखा है, हम कर देंगे अनुरथम, अनुरथम। आगे की बात समझ में है? आसान है? अभी तक आप नियम सीखते आ रहे थे, आपको नहीं समझ आ रहा था। जैसे ही नियम समाप्त करके आपने उदाहरण पे आए तो आपको समझ आ गया कि हमें कैसे किस तरह से करना है। अब मैं एक और उदाहरण आपको बता दे रही हूँ। जैसे मैंने आपको बता देती हूँ कि लता यहाँ, लता यहाँ और आपकी है लताया पश्चात। अब देखो, आपने यहाँ रथानाम लगाया था बहुवचन, पुल्लिंग का बहुवचन, है ना? बाल का नाम रथानाम, है ना? और ये जो है लताया षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, लता के पीछे, लता के, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और स्त्रीलिंग। क्या है ये? षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग। तो आपको, आपने यहाँ सीखा था षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाक्य के अनुसार होता है। यहाँ पे लताया में षष्ठी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग है।
तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा क्या बना, समास विग्रह। अब जब हम इसको बनाएंगे हमें पता चल रहा है, अब देखिए हमें पता चला पश्चात है तो हमें क्या लगाना है, अनु लगाना है। हमने सीखा है नियम के अनुसार, हमने क्या सीखा, पश्चात की जगह अनु लगाना है, तो हमने पश्चात की जगह अनु लगा लिया। अब वो, और ये भी मैंने आपको बताया था कि अव्यय, देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था, ये आपको इधर चलते हैं, चौथा नियम मैंने बताया था, पूर्व पद का प्रयोग, समास विग्रह करते समय जो अव्यय होता है वह पूर्व पद में प्रयोग किया जाता है। चौथे नियम में मैंने क्या सिखाया, समास विग्रह करते समय जो अव्यय होता है वो पूर्व पद में प्रयोग किया, सॉरी समास विग्रह नहीं, समास बनाते समय, मैंने यहाँ समास विग्रह लिखा है, समास बनाते समय, सॉरी समास बनाते समय, समास बनाते समय जो अव्यय होता है वह पूर्व पद में प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ हमारा जो ये है अव्यय जो है, ये जो पश्चात जो है वो किसमें आया है, उत्तर पद में आया है। लेकिन हमने चौथे नियम में सीखा कि जब हम समास बनाएंगे तो जो हम अव्यय का प्रयोग करेंगे तो वो पूर्व पद में करेंगे। तो हमारा हो गया अनु, और इसका मूल शब्द क्या है, इसका मूल शब्द लेंगे, इसका मूल शब्द है लता, है ना। और आपने सीखा, देखिए आपने यहाँ सीखा, क्या सीखा कि अकारांत, यहाँ पे अकारांत और आकारांत में जब हम अम जोड़ेंगे तो जैसे गंगा था आकारांत था तो गंगम, अम जोड़ेंगे तो गंगम बन गया, इसी तरह से लतम बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा लतम, अनु लतम। आगे बच्चों बात समझ में, अब आपको आसान लगे। आपने क्या सीखा, अनुलतम। अब हम दूसरा, क्लियर। अब जैसे मैं एक आपको और करवा दे रही हूँ, अब जैसे मैं बोल देती हूँ आपको अनुपदम, अब मैं आपको विग्रह करके सिखा रही हूँ, अनुपदम। अब देखिए ये आपका समास बना हुआ है। अब आप समझते हैं कि अनुपदम है, तो जो अनुपदम है ये आपका अनुपदम है, तो आपको पता है समास बना हुआ है और अनु के लिए हम क्या लगा रहे हैं, पश्चात या योग्यम। तो हम क्या करते हैं, अनु के लिए हम लगाएंगे पश्चात लगा लेंगे, है ना। तो और पदम को हम आगे ले आएंगे, क्योंकि आपने देखा है जो उत्तर पद है वो पहले आ रहा है विग्रह के समय में। तो पद, पद एक, पद माना शब्द, तो पद एक नहीं होता, पद पदों के पीछे जाएंगे, एक पद के पीछे नहीं जाएंगे, तो पदानाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होगा पदानाम, पदानाम पश्चात, क्योंकि अनु के लिए हम पश्चात लगा लेंगे, और इति, इसमें इति शब्द का इसमें प्रयोग किया जाता है। आपको मैं समझती हूँ अनु वाला ये पहला अव्यय आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। योग्यम आएगा, जैसे ही योग्यम आएगा मैं आपको एक और बता देती हूँ, योग्यम वाला भी करवा देती हूँ। जैसे मैं आपको करवा देती हूँ अनुरूपम, 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 अनुरूपम। आपको पता है क्यों हमने पश्चात में अनु, अनु माना, अनु तो जो आपका अव्यय आया है ये, हाँ, और रूपम, रूप, रूप के पीछे, रूप क्या होता है, सौंदर्य, है ना। सौंदर्य के पीछे पीछे नहीं चला जाता है, सौंदर्य योग्य के लिए आता है, योग्य होता है सौंदर्य, ये सौंदर्य के समान, योग्य के योग्य, समझते हैं। हम कोई भी शब्द जो रूप है उसके पीछे पीछे नहीं चला जाएगा, रूप के योग्य बना जाएगा। तो रूप जो है हमारा, इसमें हमारा अनु किसके रूप में प्रयोग होगा, इसके अनु जो होगा वो हमारा, ये कांग्रेस, सॉरी इधर आ जाओ, हमने सिखाया आपका योग्य, तो आ जाएगा रूपन। अब हमारा क्या है, रूपस्य, षष्ठी विभक्ति तो यहाँ पे लगाएंगे, रूपस्य योग्यम, ये योग्यम आ गया, रूपस्य योग्यम
योग्यम इति, रूपस्य योग्यम इति। क्लियर? आपको बात समझ आ गई? मैं सोचती हूँ आपको ये बात समझ अच्छी तरह से आ गई होगी। चलिए हम अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास आया है बच्चों, कौन सा वो आया है, उप। उप, तो उप के लिए हम करते हैं उप। उप, और उप क्या है, समीपम। नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग तो हर जगह किया जाएगा। अब जैसे उप का अब मैं कह रही हूँ, और इसमें भी षष्ठी विभक्ति वाक्य के अनुसार एक वचन, द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अनुसार एक वचन, द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। राइट। अब जैसे उदाहरण दे रही हूं मैं आपको, जैसे आपका उदाहरण हो जाएगा, अब मैं आपको दे रही हूँ ये समास विग्रह, और जो हम कर दे रहे हैं समास। अब कृष्णस्य, इसमें भी हमारा क्या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता था, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण से समीपम इति। आपने जाना कि कृष्ण समीपम आया है, और समीपम के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, उप। तो उप, अब हम, और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो अव्यय होता है वो हमेशा पूर्व पद बन जाता है। तो उप, और उप, अब ये हमारे समीपम की जगह हमने उप लगा दिया, और कृष्णस्य, कृष्णस्य का मूल मंत्र, मूल शब्द क्या है, कृष्ण और कृष्णम। और मैंने आपको हर जगह कहा है कि सारे समास जो हैं, अव्ययी भाव के जितने अव्यय हैं वो सारे अंत में विग्रह का उसमें समास बनाते समय अंत में नपुंसकलिंग एक वचन लगेगा। तो उप कृष्णम, तो उप कृष्ण आपका अ, अकारांत है और कृष्णम हो जाएगा, उप कृष्णम, है ना। आप देखिए, दूसरा मैं आपको एक करवा दे रही हूँ, उप तटम। उपतटम, अब उपतटम है, उपतटम है, हमें पता चल रहा है उप आया है, इसका मतलब हमें समीप लगाना है ना। उप आया है तो हमें समीप लगाना है, और तटम को पहले ले आना है, क्योंकि विग्रह करते समय उत्तर पद जो है वो पहला पद बन जाता है। तो ये जो तटम क्या हो जाएगा, और षष्ठी विभक्ति लगती है, तो ये हो जाएगा तटस्य, क्योंकि ये पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, इसलिए से लगेगा, दोनों एक वचन में प्रयोग किए गए हैं। तटस्य समीपम इति, ये आपका विग्रह हो गया। क्लियर? बात समझ आ गई बच्चों? अब नेक्स्ट थर्ड में करवाती हूँ, और थर्ड जो है आपका, आपके पास क्या है, कौन सा है नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल, वो थर्ड अव्यय क्या, सह। बहुत आसान है बच्चों ये, सह। और सह के लिए हम स लगाते हैं, और समीपम, ये होता है समीपम, सॉरी समीप, हाँ, समीपम नहीं, सॉरी, ये समीपम तो इसका होता है हमारा सहितम, सहितम, है ना। तो अब देखिए, सह की जगह स का प्रयोग किया जाता है। अब सह वाला आपको पता है, आपने 9th क्लास में बच्चों सीखा हुआ है कि सह जो है तृतीया, सह साकम सार्थक तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है।
तो इसमें इसमें इन दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसमें तृतीया विभक्ति लगती है और वचन वाक्य के अनुसार, अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूं, और वचन वाक्य के अनुसार अनुसार राइट, वचन वाक्य के अनुसार लगते हैं। अब जैसे, अब मैं आपको कहूं कि चित्रेण, अब जैसे यहां लिख रही हूं समास विग्रह, समास विग्रह और ये समास है। अब देखिए समास विग्रह में जैसे, यहाँ पे लिख लेती हूँ जैसे है। अब चित्रेण चित्रेण सहितम, ये क्या है, समास विग्रह। और यहाँ देखिए ये चित्रेण तृतीया विभक्ति एक वचन है, इसमें तृतीया विभक्ति लगती है, तो चित्रेण सहितम तृतीया विभक्ति लगी है, सहितम लगा है। अब सहितम की जगह में क्या लगाना है, सह या स, ज्यादातर इसमें स लगता है, तो सह, सह। और आपको पता है इसका मूल शब्द क्या है, चित्र, और चित्र का मूल शब्द चित्र। और आपको पता है जब चित्र जो है अकारांत है, अकारांत में आपको क्या सिखाया गया है, अम लगता है तो चित्रम, सचित्रम। क्लियर, आपको क्या बन गया ये, सचित्रम, राइट। अब जैसे इसमें मैं दूसरा आपको कोई उदाहरण ले रही हूँ, जैसे मैंने उदाहरण ले लिया अश्रेण सहितम, नहीं, हाँ, अश्रेण सहितम, अश्रेण सहितम, ये तृतीया विभक्ति और सहितम लगा है, तो स और अस्त्रेण है ना। अब शास्त्रे, अब स अस्त्रेण लगाएंगे, आपको ये पता है जो है स्वर जो है वो इसमें मिल जाएगा, और जब स्वर मिलेगा तो ये देखो, आपको इधर में थोड़ा सा शास्त्रेण क्यों बना है, अब यहाँ बनेगा अस्त्रेण, बीच में नहीं आता है किसी भी शब्द के, तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें मिला देंगे शास्त्रेण, शा, शास, अस्त्रम, शास्त्रम, ये कैसे बना। अब देखो स हमारे पास है और हमें क्या जोड़ना है, अस्त्रे, ये मैं आपको इधर लिख के दिखा दे रही हूँ ब्रैकेट में, इसका ब्रैकेट करके दिखा दे रही हूँ आपको, ये कैसे, ये शास्त्र कैसे बन गया है ना। हमारे पास स है और हमारा क्या जोड़ रहे हैं हम इसमें, अस्त्रे, अस्त्रम, क्योंकि नपुंसकलिंग है तो अस्त्रम बन जाएगा, है ना। जब हम इसमें इसमें हम दीर्घ संधि का प्रयोग कर देंगे, और मिलकर के आ बन जाएगा, और बन जाएगा शास्त्रम, है ना। स और अस्त्रेण लगाना है हमें, अस्त्रम लगाना है, अस्त्रेण से अस्त्र मूल शब्द और म लगा दिया, अम लगा दिया तो अस्त्रम बन गया। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों जब हमें कोई भी समास को जोड़ना होता है, एक शब्द बनाना होता है, तो संधियां, जो संधि का प्रयोग होता है उन संधियों का भी प्रयोग करना पड़ता है। इसमें अ और अ मिलके आ बनता है दीर्घ संधि से, तो इसलिए शास्त्रम कर दिया, यानी दोनों संधियों को इन्होंने जोड़ दिया। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा वो है, तीन आपने सीख लिए, देखिए आपने एक ये सीख लिया, फिर आपने समीपम सीख लिया, अब आपने तीसरा ये सीख लिया है। नेक्स्ट हम जो आपको सिखा रहे हैं निर, क्या सिखा रहे हैं, निर अभाव। अब निर कौन सा नंबर है, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर है निर। निर के लिए
हमने क्या प्रयोग किया है? अभावः, है ना? क्या प्रयोग किया है? और इसमें भी अभाव, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और वचन वाक्यानुसार लगाए जाते हैं। वचन वाक्यानुसार जाते हैं। ओके, क्लियर? आप जैसे निर अभावः, अभावः विसर्ग भी आते हैं, तो निर अभाव, जैसे मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ बच्चों, मक्ष का नाम, जैसे इधर पहले लिखते हैं जैसे, जैसे, और ये समास विग्रह, विग्रह, और इधर आ जाएगा समास। अब हमारे पास है मक्षी का नाम, अभाव, मक्षी का नाम अभाव। अब मक्खियों का अभाव, एक मक्खी, अभाव माना कमी, है ना? तो ये मक्षी, एक मक्खी की कमी को नहीं बोलते, मक्ष का नाम बहुवचन जाएगा, और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होता है मक्ष का नाम, है ना? तो ये आपको यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो बहुवचन का हमने प्रयोग किया, राइट? अब हमने यहाँ पे अभाव, आपका अभाव आया है, समास विग्रह में अभाव आया है। जब हम इसको समास बनाएंगे तो निर बनाएंगे और पहले ले आएंगे। अब ये पहले आ जाता है, पूर्व पद बन जाता है, तो निर, निर में आप बच्चों अच्छी तरह से जानते हैं, जो न निर र होता है वो ऊपर चला जाता है आगे वाले शब्द के। तो जब हम आगे वाले शब्द के ऊपर डालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हम डालेंगे निर, ये र ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये र ऊपर चला गया, निर्मक्षी, मक्षिका। अब इसका मूल शब्द क्या होता है बच्चों? इसका मूल शब्द होता है मक्षिका, मतलब मक्खी। तो मक्षी, निर, निर्मक्षी, न र ऊपर चला गया, मक्षी का, का है अकारांत है, मक्षी का आकारांत है, तो मक्षिकम। ये तो नपुंसक लिंग तो हर जगह बनेगा, निर्मक्षिकम, क्लियर? तो क्या हो जाएगा, निर्मक्षिकम। ओके, अब दूसरा मैं जैसे ले लेती हूँ, वो करवा देती हूँ, धनाना, निर्धनम, एक आता है हमारे पास निर्धनम, क्या आया, निर्धनम, निर्धनम, है ना? अब ये हमारे पास, हमें पता चल रहा है कि निर आया है, इसका मतलब हमें अभाव लगाना है, और धनम है तो धन मानी धन। अब धन, एक धनम, धनस्य तो आएगा नहीं, धन बहुवचन में जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये पूर्व पद बन जाएगा, तो हो जाएगा धना नाम, धना नाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन, धना नाम, निर की जगह हमने अभाव लगा दिया, धरा नाम अभाव। क्लियर? आगे बात समझ में बच्चों, बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है। मैं आपको इस समास, अव्ययी भाव समास के आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगी, ताकि आपको दिक्कत किसी भी तरीके से ना हो। ये समास, ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको केवल समझा दे रही हूँ, सारे नियम बता दिए, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल दे दिए। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बच्चों इसके प्रैक्टिस कराऊंगी, अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मुझे यही खत्म करनी पड़ेगी। अब आपने जैसे सीख ली, कौन से सीख ली आपने, कितने सीख लिए, निर 4 हो गए आपके। अब हम 5वां चलते हैं, प्रति, है ना? अब हम 5वां है हमारे पास प्रति, प्रति मतलब विप्सा, विप्सा, विप्सा का मतलब होता है एक बात को दोहराना, है ना?
विप्सा का मतलब क्या होता है? एक बात को दोहराना। इसमें क्या होता है? इसमें द्वितीया विभक्ति या सप्तमी विभक्ति, दोनों में से कोई एक लग सकता है। द्वितीया विभक्ति या सप्तमी विभक्ति, हमें दोनों सीखना होगा बच्चों, विभक्ति, क्योंकि विग्रह के समय में तो हमें दोनों ही सीखने पड़ेंगे ना। द्वितीया सप्तमी में भी आ सकता है और द्वितीया में भी आ सकता है। द्वितीया विभक्ति या सप्तमी विभक्ति। विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ओके, और वचन वचन वाक्यानुसार लगते हैं। वचन वाक्यानुसार लगते हैं। ओके, तो अब ये हमने ये दोहराना, विप्सा का मतलब होता है बच्चों ये दोहराना, एक बात को दो बार दोहराना। जैसे, और जब हम अव्यय लगाते हैं तो प्रतीका लगाते हैं। अब मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ, जैसे प्रति, हमने उदाहरण लिया प्रतिदिनम। अब ये यहाँ लिख लेते हैं जैसे, और यहाँ पर समास लिख विग्रह, और यहाँ पर हमारा आ गया समास। राइट, अब यहाँ चलते हैं दिनम दिनम, दिनम दिनम, दिनम दिनम इति, है ना। या इसको एक ऐसे हो सकता है या फिर हो सकता है दिने दिने। ये दोनों तरीके से हो सकता है। ये हमने दिनम दिनम इति में द्वितीया विभक्ति लगाई है, और दिने दिने में सप्तमी विभक्ति लगाई है। ये सप्तमी विभक्ति लगाई है। जब हम दिने दिने लगाएंगे, सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो इति नहीं लगाएंगे, दिनम दिनम द्वितीया विभक्ति लगाएंगे तो इति का प्रयोग करेंगे। अब आपने ये दोहराई गई विप्सा, ये आपका क्या है? विप्सा है, बात को दोहराया गया है। तो जब हमने देखा कि बात को दोहरा रहे हैं तो प्रति आ रहा है ना। तो प्रति, प्रति, और आपका दिन होता है मूल शब्द, और अकारांत है तो दिनम, प्रतिदिनम, ये आपका शब्द बन गया। राइट, अब जैसे हम दूसरा ले लेते हैं अह अह, अह अह इति। अह माना होता है अह अह इति, ये होता है दिन, ये भी दिन होता है। अह अह इति, तो अहनी, 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 ये सप्तमी विभक्ति है। अहनि अहनि सप्तमी विभक्ति है। तो अह अह इति, तो प्रति अहम, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रति अहम। जब हम अह अह आ गया, दो बार दोहराया गया, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रति आएगा, और प्रति, और उसमें अह अह अकारांत है तो अम जोड़ेंगे, प्रति अहम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? हमारी प्रत्यहम, तो ये हमारी संधि का प्रयोग होगा। मैं आपको बता रही हूँ ये बनेगा क्या? ये बनेगा प्रत्यहम, ये बना प्रत्यय, ये बना आपका, इधर देखिए प्रत्यहम, है ना। ये कैसे बना, इसको मैं विग्रह करके आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने ऊपर आपको इधर बताया था जब संधि करवाई थी इस वाक्य में, ऐसे ही यहाँ पे हमारी संधि हुई है। प्रति, प्रति, और जमा अहम, है ना, अहम। अब अहम में जब प्रति जमा अहम में ये ई है और ये अ है, ई के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो ई का य हो जाता है। ये कौन सी संधि से होता है बच्चों? ये होता है आपका कौन सी संधि से? यण संधि से।
तो हम क्या कर देंगे, यण संधि, ये आपको संधि वाले, जब आप संधियां सीख रहे होंगे तो आपको जरूर आती होगी, तो ये हो जाएगा प्रत्यय, प्रत्यय, है ना। और य में जब हमने प्रत्यय य लगा दिया और य के पीछे हमें क्या मिल रहा है, तो प्रत्यहम, हमारा क्या बना, प्रत्यहम। ये देखिए हमारा प्रत्यहम बना हुआ है ना। ये क्या है, इसमें हमने कौन सी संधि का प्रयोग किया, इसमें हमने यण संधि का प्रयोग किया, प्रत्यहम। तो ये आपका यहाँ पे यण संधि का प्रयोग किया गया। यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया। बच्चों, जब मैं पहले भी मैंने बताया है संधि का प्रयोग किया गया, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कोई भी समास बनाएंगे तो उसमें संधियों के नियम भी लागू होंगे, तो हमने संधियों के नियम लागू कर दिए। ओके, तो हाँ, हमारा ये आपने कौन सा सीख लिया, आपने 6 अव्यय सीख रहा है। अब हम चलते हैं 7th की ओर, है ना। 7th में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको सब चीजें समझ आ रही होंगी, और जब बच्चों मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बहुत और अच्छी तरह से बात समझ आ जाएगी, राइट। तो अब हम चलते हैं लास्ट वाला जो है यथा। ये आप देखिए यहाँ लास्ट वाला हमारे पास कौन सा आया हुआ है, ये है लास्ट वाला यथा अनत, ये प्रति वाला हो गया। अब आ जाइए यथा अनतिक्रम, हम सीख रहे हैं यथा अनतिक्रम, यथा, और इसका क्या हो जाता है, अनतिक्रम, अनतिक्रम, अनतिक्रम। और इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है ना? इसमें भी हमारा क्या होता है, उल्लंघन, अनतिक्रम का बच्चों मतलब होता है उल्लंघन करना, उल्लंघन करना, है ना। अब इसमें हम चलते हैं, तो इसमें उदाहरण एक ले लेती हूँ, हमारा है उदाहरण विधिम अनतिक्रम, जैसे लिख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे यहाँ लिख लेते हैं समास विग्रह, समास विग्रह, और यहाँ देते हैं समास, है ना। अब जब हम समास करते हैं तो इसमें इसमें हमारा प्रयोग होता है, इसका उदाहरण देखते हैं, कौन सा ले हम उदाहरण, हम दे रहे हैं इक्षाम अनतिक्रम, इच्छाम अनतिक्रम, मतलब इच्छाओं का उल्लंघन करना, इच्छाओं को दो भगा देना, है ना। तो इसमें इसमें हमारा इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, सॉरी षष्ठी विभक्ति मैंने बोला था पहले, द्वितीय, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और वचना और वचनों, वाक्यानुसार वचन लगाए, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग और वाक्यानुसार, वाक्यानुसार वचन लगाए जाते हैं, का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए, जैसे ये हो गया आपका इच्छाम अनतिक्रम, आपने देखा यहाँ पे इच्छाम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है ना, इच्छाम अनतिक्रम, और आपको पता है अनतिक्रम लगा है, इसका मतलब हमें क्या लगाना है, यथा, है ना। तो अनतिक्रम के लिए जब हम इसको, और पहले आ जाएगा अव्यय पहले ही आ जाता है, यथा, अब इच्छा, इच्छा, इच्छा जो है मूल शब्द इच्छा है, और आकारांत है, और आकारांत में क्या हो जाएगा, हम इच्छा, आपने आपने नियम सीखा हुआ है, अकारांत और आकारांत जो होता है वो क्या बन जाता है, अम बन जाता है, तो इच्छा, यथा इच्छा,
है ना। एक और उदाहरण ले लेते हैं, मर्यादाम, मर्यादा या मर्यादाम, अनतिक्रम, अनतिक्रम, मर्यादाम अनतिक्रम। अब इसको करेंगे अनतिक्रम में, यानी यथा, यथा मर्यादम, मर्यादा है तो मर या मर्यादा, मर्यादम या यथा मर्यादम, क्योंकि मर्यादा जो है आकारांत है, आकारांत का आम हो जाएगा यद मर्यादम। राइट, बात समझ आ गई, बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मैं सोचती हूँ एक और उदाहरण करें क्या है, एक और उदाहरण करते हैं ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं हो, है ना। एक विग्रह का समझा दे रही हूँ आपको बच्चों में, यथा रूप, यथा पूर्वम, यथा, अब मैं यहाँ एक समझा दे रही हूँ, यथा पूर्वम, यथा पूर्वम। आप देख रहे हो यहाँ पे नपुंसकलिंग एक वचन बना हुआ है, पूर्वम है, तो यथा पूर्वम, यथा लगा है तो आपको क्या पता है, द्वितीय यथा जो है तो अनतिक्रम लगेगा, तो पूर्वम, पूर्वम अनतिक्रम, द्वितीय विभक्ति लगा दी हमने, और यथा की जगह अनतिक्रम लगा दिया, अनतिक्रम, और अनतिक्रम। कोई बच्चों, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई आसानी है, 6 नियम है। मैं एक बार दोहरा देती हूँ आपको, कौन कौन से नियम है, पीछे से ही चलते हैं। हमारे पास 6 नियम है, 6 अव्यय है। कौन सा? एक है यथा, यथा जहां हम समास बनाते समय यथा का प्रयोग करते हैं, और विग्रह के लिए हमें अनतिक्रम लगाना होता है। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और वचन वाक्यानुसार लगते हैं। जैसे यथा इच्छम, आप इच्छम, और पीछे आपको मैंने समझा दिया है, जब समास बनता है तो समास बनाते समय हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन होता है, और नपुंसकलिंग एक वचन बनाने के लिए मैंने ऊपर आपको नियम बता ही दिए हैं। तो जैसे इच्छम है ना, और इस तरह से दूसरा हमारे पास है, जब विप्सा, जब बात को दोहराया जाता है, 2 बार कहा जाता है, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। दोनों में से कोई भी। अब बच्चों आप कहोगे कि मैं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करूंगा, पर हमारे पास कभी समास विग्रह के रूप में सप्तमी विभक्ति भी तो आ सकती है, इसलिए हमें द्वितीय और सप्तमी दोनों सीखने होते हैं। तो दिनम दिनम इति आपको पता है दोहराया गया है, तो दिनम और प्रति लगा देंगे क्योंकि इसका इसका विप्सा है, प्रति है। ओके, इस तरह से आपका तीसरा जो है निर है, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और अभाव लगता है विग्रह के समय में। जब हमने अभाव लगाया और निर को जब हम जोड़ते हैं तो आपको पता है र जो आधा र, ये ऐसा र जो होता है वो ऊपर चला जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे मक्षिकम लगा दिया। मक्षिका आकारांत है, इसलिए लगा दिया, है ना। इस तरह से आपका सह, सह बहुत है, सह का तो आपने वो सीखा हुआ है, क्या कहते हैं जो आपके जो आता है सह साकम सार्थक, इसमें तृतीय विभक्ति का नियम होता है, ये आपने सीखा हुआ, तो तृतीय विभक्ति लगेगी, और वचन अनुसार एक वचन, दो वचन, बहुवचन होगा, और वचन वाक्य के अनुसार लगेंगे, है ना। और आपके सह, सह लगता है या स लगता है, पर ज्यादातर हमारे पास सह वाले वाक्य, और सॉरी ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं सह वाले आते हैं, तो इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सह लगा दिया। तो जैसे चित्रेण सहितम, चित्रेण सहितम है तो स लग जाएगा, और इसको मूल शब्द लेके के नपुंसकलिंग बना लेंगे। अस्त्रेण सहितम में मैंने बता दिया है, यहाँ पे कौन सी संधि, शास्त्रम, यहाँ पे कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, दीर्घ संधि। यहाँ पे बच्चों कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, हमने दीर्घ संधि का प्रयोग किया। क्लियर? आपको बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। संधि आती है तो हमें संधियों का प्रयोग भी करना पड़ता है। ओके, इस तरह से हमारे पास फिर पहला उप, उप समीपम था, और उप के लिए समीपम आता है, तो ये जैसे कृष्ण से समीपम, समीपम से हमें पता चलता है उप का प्रयोग किया गया, और यहाँ पे नपुंसकलिंग लगा दिया। इस तरह से सबसे पहला वाला जो था अनु था, पश्चात इति योग्यम, और इसमें पश्चात में भी आता है, योग्यम भी आता है। जब कोई रूप है
रंग है, इसके लिए हम पश्चात नहीं लगाएंगे, इसके लिए हम युग्यम लगाएंगे। इसमें विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाक्य के अनुसार लगते हैं। और रथानाम पश्चात इति, अब पश्चात आया है तो अनु लगेगा और इसका मूल शब्द लेके के नपुंसकलिंग बना लिया। राइट। आपको बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से बात समझ आ गई होगी। आप इसको बच्चों, आप इन्हें 10th क्लास के बच्चे जो सीटेट करते हैं, एचटेट कर रहे हैं, वो बच्चे इनको इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और खूब जहां आपको व्याकरण की बुक में उदाहरण मिल रहे हैं उन्हें करें। और इसी बीच में मैं 1-2 दिन के अंदर इसके एक अभ्यास कार्य करवा दूंगी, क्योंकि ये मैंने केवल आपको उदाहरण कराए हैं, अभ्यास कार्य करवाना भी बहुत जरूरी है। तो मैं एक वीडियो इनके अभ्यास कार्य के लिए लूंगी। राइट। आगे बात समझ में। जब तक मैं दूसरी अभ्यास कार्य की वीडियो बनाऊं, तब तक क्लास लगाऊं, तब तक आप इसे अपने पास, अगर आपके पास एग्जाम्पल्स हो, उनको लीजिए और खुद करिए। और कोई भी आपको डाउट्स और प्रॉब्लम आती है, आप मेरे साथ शेयर करके, फोन करके, व्हाट्सएप पे, या फिर आप ये मैसेज में भेज सकते हैं मुझे। मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ। ओके। अब सारे बच्चों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ बच्चों, कि अब मैंने कुछ चेंज किया है, और टीचर्स पॉइंट जो है ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस चलाने की हमने की है, चला रहे हैं। कुछ क्लासेस चल रही हैं और कुछ क्लासेस चलाने जा रहे हैं, जिसमें मैंने इस सैटरडे को, जो कमिंग सैटरडे है, उसमें मैं संस्कृत की क्लास देने जा रही हूँ लाइव। राइट। पहले जो मैं लाइव क्लास दूंगी, उसमें सबसे पहले मैं संधि का चैप्टर उठाऊंगी, जिसमें सबसे पहले जो स्वर संधि है उसके 3 पॉइंट्स उठाऊंगी। दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि। दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि को जल्दी से वैसे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, फिर मैं जल्दी से उसे शॉर्ट में समझा करके आपको आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके। आपको मैं एमसीक्यू टाइप आपको क्वेश्चंस दूंगी, आप वहीं ऑन लाइव पर आप लाइव मुझे सही आंसर देंगे। ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग लाइव क्लास होने जा रही है सैटरडे को। मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी मोटिवेट होकर के आपसे क्लास और जल्दी जल्दी लाइव क्लास दे सकूं, और आपको भी संस्कृत का जो क्वेश्चंस पूछने हैं, जो डाउट्स हैं, आप मेरे से वहाँ लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। आपके लिए भी फायदे वाली क्लास है, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके थ्रू, क्योंकि मुझे तो सिर्फ आप लोगों के साथ अपनी क्लासेस शेयर करनी है, संस्कृत शेयर करनी है, समझाना है। और मेरे पास बहुत कॉल्स आती थी, बहुत मैसेज भी आते थे कि लाइव क्लास कब आप कर रहे हैं, लाइव क्लास कर रहे हैं। बहुत प्यार के साथ मैं ये लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ बच्चों। मेरा सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े। ओके। इससे पहले मैं एक और ये कहना चाहती हूँ कि मैं कमिंग सैटरडे को 12:15 बजे लाइव क्लास देने जा रही हूँ। लगभग 1 घंटे की लाइव क्लास होगी। 30 से 35 मिनट में आपको चैप्टर्स के बारे में समझाऊंगी, और 20 से 25 मिनट तक मैं आपको मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दूंगी, जो आपको वहीं पर आपको पढ़नी है। ओके। इस तरह से एक तो ये सैटरडे को 12:15 बजे क्लास होने जा रही है। और बच्चों, हमारी एक टीचर्स पॉइंट की मैथ्स क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस। बहुत बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत बच्चे जुड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछते हैं। और जो बच्चों ने अभी तक मैथ्स की लाइव क्लास नहीं ज्वाइन की है, वो जल्दी से जल्दी लाइव क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करें। बहुत फायदा होता है। जनरल नॉलेज के बहुत क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस वहीं पुट किए जाते हैं और आंसर्स मांगे जाते हैं, है ना। बहुत बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस बच्चे लाभ उठाएं। तो मैं क्लास इस कमिंग सैटरडे पे 12:15 लाइव क्लास होगी संस्कृत की, और संडे को 12:15 मैथ्स की लाइव क्लास होती है, जिसे आप ज्वाइन जरूर करें और उसका लाभ उठाएं। ओके। तो मैं क्लास को यहीं पर फिनिश करती हूँ, और क्लास फिनिश करने से पहले आपको ये जरूर कहूंगी
कि ज्यादा से ज्यादा आप बेल आइकॉन पर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और अपने नियर डियर सारे जितने आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको संस्कृत के इन क्लासेस के बारे में डिस्कस करें और उन्हें भी लाइक और शेयर करने के लिए लाइक शेयर और आपके सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ओके, तो जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपको जल्दी से जल्दी क्लासेस दे सकूं। बहुत बिजी शेड्यूल्स में से निकाल करके मैं आपको ये क्लासेस देती हूँ बच्चों, और चाहती हूँ कि इसका प्रयोग, इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उठाएं। ओके, तो मैं क्लास को यहीं फिनिश करती हूँ। बहुत जल्दी आपके पास इस अव्ययी भाव समाज के उदाहरण की अभ्यास कार्य की क्लास डालने की कोशिश करूंगी, और ताकि आप और अच्छी तरह से इसको समझ सकें और सीख सकें। ओके, तो मैं क्लास को यहीं पर फिनिश करती हूँ। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट क्लास मैं आपको दूँ, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।